नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा संवाद के इस खास बुलेटिन के साथ। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा लोक भवन में राज्यपाल असीम कुमार घोष से मुलाकात की। इस अहम बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। बैठक के दौरान सरकार की मौजूदा योजनाओं की प्रगति, आगामी नीतिगत फैसलों और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारियां दी और भविष्य की योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया। तो वहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। इस सत्र में हरियाणा और कलिया सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में आपको बता दें, क्लर्क पदों के लिए ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन नियमों का सरल बनाने पर भी सहमति बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक अवसर मिलेंगे। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और कई योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब भारत की लोकसभा में कि हमारी महिलाएं भारत के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उनका सम्मान हो, बिल लेकर के आए। किस प्रकार से विपक्षी दलों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका उपहास उड़ाने का काम किया।
किस प्रकार से उसका मजाक किया, किस प्रकार से ताड़ियां पीटने का काम किया कि हमने बिल को गिरा दिया, जड़ों बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये हालात ये कांग्रेस की है। मैं विपक्षी दलों को, इंडी गठबंधन के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारी महिला शक्ति उद्योग भी चला रही है। आज हमारी महिला शक्ति डॉक्टर बनकर के लोगों का इलाज भी कर रही है, उनको जीवन देने का काम कर रही है। आज हमारी महिला शक्ति कृषि के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। देश के लोगों का पेट भरने का काम, परिवार को भी चलाती है। उसके साथ साथ परिवार का संतुलन बना करके देश को भी, परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम महिला कर रही है। स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। आज अगर हम देखेंगे, आर्मी के अंदर भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी महिलाएं बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के भारत की रक्षा सुरक्षा के अंदर मजबूत से खड़ी हैं। क्या वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकती? तो वहीं भिवानी में प्राकृतिक खेती और संस्कार युक्त शिक्षा को लेकर आयोजित एक सेमिनार में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती छोड़कर जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाना देश के स्वस्थ भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि इससे बेहतर और सुरक्षित उत्पादन भी मिलता है। उन्होंने ये अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वयं अब पूरी तरह प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि पर इसका सफल प्रयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने भी कहा कि ये खेती पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण और उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग की चेयरपर्सन डॉक्टर वंदना अरोड़ा ने भी विशेषज्ञों के आपको बता दें के रूप में व्याख्यान दिया और साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा व कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा सामाजिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कानून निर्माण प्रक्रिया की गहन समझ होना आवश्यक है। ये विषय ऐसा है जो सामाजिक भी है, जिसमें नैतिकता भी है, जिसमें इंसानियत भी है और निश्चित रूप से हर विषय की तरह ये भी नियम कानून से बंधा हुआ है। आज हरियाणा विधानसभा की ये टीम यहां पर इकट्ठी है, एक ऐसी टीम जो सौभाग्यशाली है कि हरियाणा विधानसभा या एक विधानमंडल जहां लोगों की जरूरतों के हिसाब से, लोगों की भावनाओं के हिसाब से विषयों पर चर्चा होती है, कानून बनता है, पॉलिसी बनती है और हम उसका हिस्सा हैं। और मैं समझता हूं कि कोई भी विषय जो कानून से बंधा है वो हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम कानून बनाने वाली उस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जिस विषय पर चर्चा हुई उसमें इंटरनल कमेटी का भी जिक्र हुआ। डॉक्टर मिड्ढा ने
और भी विस्तार से नारी सम्मान के ऊपर बात रखी। राजीव प्रसाद जी ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए और डॉक्टर वंदना अरोड़ा जी ने हमें कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई फ्लड रिव्यू बैठक के बाद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अधिक बारिश के बावजूद बेहतर इंतजामों के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। इस बार भी तैयारियों की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि फ्लड कंट्रोल कार्यों की निगरानी 3 स्तर पर होंगी। पंचायतें लिखित रूप से कार्यों की रिपोर्ट देंगी, विभाग की विजिलेंस टीम निरीक्षण करेगी और अधिकारियों की अलग टीम की निगरानी रखेंगे। वहीं इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी वीडियो रिपोर्ट के जरिए फ्लड वर्क पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि नहरों की डी सिल्टिंग का काम भी लगातार जारी रहेगा और गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जोहड़ों में आपको बता दें पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, हर साल जो आपको जैसे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हम करते हैं और ख़ास तौर पे पिछले साल हमने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में आई और विभाग प्रिपेयर्ड था, क्योंकि ये इस वक्त ये टाइम होता है, ये सारे की सारे ये जो फ्लड को लेके जितने भी काम करे गए थे पिछले साल, तो काफ़ी हद तक ज़मीन पर लोगों को एक अंतर दिखा पिछले समय से। और पिछली बार जो कमियां रही हैं जो हमारे सामने आई हैं, यही हमारी इस बारी यही एक लक्ष्य रहा है कि वो कमियां भी किसी भी तरीके से इस बारी ना आए। तो हमने एक जो कल मैंने ये जो मीटिंग ली है और सारे की सारे जो एससीज थे वो सारे की सारे वीसी के थ्रू जुड़े हुए थे और सारे अधिकारी गण यहाँ पे हमारे कैंप ऑफिस में बैठ के सारा हमने इसकी समीक्षा ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्वालिटी जो काम जो है, जो जितने काम होंगे उसकी क्वालिटी में किसी भी तरीके से समझौता नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगी। और उसका मॉनिटरिंग के लिए हमने जो काम होगा 3 हमने लेवल की उसमें समीक्षा लेने की उसकी प्रक्रिया हमने जारी करी है, जहाँ पे पंचायतें लिखत में देंगी कि काम हो गया है उनके सिग्नेचर के साथ। फिर हमारा खुद का जो विभाग है एक्सीएन और एससी के लेवल पे वो पूर्ण रूप से इस काम की मॉनिटरिंग करेंगे और 3rd लेवल पे जो डीसीज हैं वो भी इसको ज़मीन पे देखेंगे कि ये काम पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हो रहा है, हो चुका है और क्वालिटी में किसी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो वहीं हरियाणा निवास में पर्यटन विभाग द्वारा फार्म टूरिज्म और होम स्टे संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस क्षेत्र के विकास में विशेष रुचि ले रहे हैं। बैठक में संचालकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिनके समाधान पर चर्चाएं हुई। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि फार्म टूरिज्म और होम स्टे का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां और सरकार इसके लिए नई नीति तैयार कर रही है, जिसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। तो वहीं हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी और गीता स्थली के रूप में विश्व स्तर पर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने हरियाणा निवास में आयोजित बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र इस योजना का मुख्य आकर्षण होगा और जहां आगंतुकों को भारत की प्राचीन संस्कृति, सरस्वती, सिंधु
हिंदू और साथ ही सभ्यता और गौरवशाली इतिहास का अनुभव भी मिलेगा। वहीं केंद्र के जी ब्लॉक का निर्माण कार्य विशेष थीम पर पूरा किया जाएगा और प्रवेश द्वार को आकर्षक आपको बता दें म्यूरल डिजाइनों में सजाया जाएगा। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सोवेनियर शॉप, फूड कोर्ट और फोटो शॉप जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी। गर्मियों के मौसम को देखते हुए केंद्र ने संचालन समय में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं और ताकि अधिक से अधिक पर्यटन यहां पहुंच सके। तो वहीं अधिक से अधिक पर्यटकों के पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार के तहत की गई हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कोऑर्डिनेटर आशुतोष का बयान सामने आया है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और घबराने की जरूरत नहीं है। आशुतोष ने बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। देश की लगभग 60% ऊर्जा जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें 90% कच्चा तेल मध्य पूर्व देशों से आता है। यह आपूर्ति मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत पहुंचती है। मौजूदा युद्ध जैसे हालातों के बावजूद देश में 16 दिन का पेट्रोल, 13 दिन से 16 दिन का डीजल और 6 दिन का एविएशन फ्यूल का स्टॉक उपलब्ध है। तो वहीं भिवानी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों और किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया। एक तरफ आपको बता दें जहां राष्ट्रीय कुमी और मुक्ति दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी ओर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आपको बता दें और साथ ही दवा खिलाई जाएगी, जहां इसका उद्देश्य बच्चों को पेट के कीड़ों यानी कृमि संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि ये दवा पूरी तरह सुरक्षित है और साल में 2 बार इसका सेवन जरूरी है। आज हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में डीवर्मिंग डे मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने आरपी स्कूल में जा कर के इससे दिवस को मनाया गया है। हमारे पूरे भिवानी में 1 साल से 19 साल के जो बच्चे हैं 4,29,412 हैं, जिनको हम 21 अप्रैल से एक राउंड ऑफ में अल्बेंडाजोल की दवाई खिला रहे हैं। मोप अप राउंड हमारा 5 मई को होगा। तो लगभग जितने भी बच्चे हैं स्कूल में 1 साल से 19 साल के सभी को अल्बेंडाजोल की दवाई दी जाती है। इसका मुख्य यह है कि जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उसके मारने के काम आती है, जिसकी वजह से एनीमिया ना होता और इसमें खून की पूर्ति भी होती है। तो वहीं पानीपत में समाल खां से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना का पुलिस प्रशासन के प्रति सख्त रुख सामने आया है। विधायक उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने चांदनी बाग थाने की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। पीड़ित ने बताया कि वह शिकायत लेकर थाने गया था, लेकिन पुलिस ने सुनवाई करने के बजाय उस पर जमीन खाली करने का दबाव बनाया। इस पर विधायक भड़ाना ने थाना प्रभारी को फोन कर कड़ी फटकार लगाई और मामले में कार्यवाही न होने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने एसएचओ को मौके पर आने के निर्देश दिए, लेकिन उनके न पहुंचने पर मामला और भी गंभीर हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे मामला चर्चा में है। तो वहीं फरीदाबाद में हाल ही में कंपनी में लगी भीषण आग के दौरान दमकल विभाग के 2 कर्मचारियों और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा और मुआवजा दिया गया, लेकिन दमकल विभाग के दोनों कर्मचारियों को समान सम्मान और उचित मुआवजा न मिलने से नाराजगी बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में दमकल कर्मचारियों ने 8 अप्रैल से हड़ताल शुरू कर दी है, जो अब
तक जारी है। वहीं सरकार और कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया। हड़ताल के दौरान आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भावुक हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हड़ताल हमारी 8 अप्रैल से शुरू हुई थी। उसके बाद सरकार के साथ डायरेक्टर साहब के साथ 2 दौर की बातें हुई। फिर तीसरी बातें अपने मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई। उन्होंने कोई आश्वासन ही दिया, सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं 30 लाख दे देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे और सरकारी नौकरी की जगह कौशल की नौकरी। ये बातें हमें मंजूर नहीं है और जब तक मतलब हमारी बातें नहीं मानी जाती, सरकार 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा, जब तक ये बातें नहीं देती सरकार और 22 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है वो पूरा नहीं करती, तब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी। आज 14वां दिन है हड़ताल। फिलहाल हरियाणा संवाद की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। नमस्कार।